1857 तक तो टोटल कंप्लीट कर दिए हैं, अब उसके आगे का रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले आ जाते हैं क्राउन रूल। क्राउन रूल मतलब क्या था, इससे पहले क्या चल रहा था, कंपनी का रूल, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी बना था उसका रूल चल रहा था। अब है क्राउन रूल चलेगा। क्राउन यानी कि प्रिंसेस जो है या प्रिंस उसका ब्रिटेन का, वहाँ से अब सीधा बात चलेगा। ठीक, अब कंपनी के यहाँ से ले लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट यानी कि संवैधानिक एक्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो चेंज करेगा वो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में। अब इससे पहले जो भी आ रहा था वो एज ए चार्टर एक्ट पे आ रहा था, जैसे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ऐसे करके। ठीक, लेकिन अब जब क्राउन के अंदर आ गया तो अब जो भी आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से आएगा। ठीक, अब ऑन अगस्त 1858 और इसी एक्ट के अनुसार जो है जो गवर्नर जनरल होता था वो अब वाइसराय हो गया। ठीक, अब है ब्रिटिश पार्लियामेंट पासेस एन एक्ट विच पुट एन एंड to the company rule and control of the British government in India was transferred to the British Crown. Queen Victoria issued a proclamation which was read out by the caning at the Darbar held at the Allahabad on 1st November 1858। यानी कि दरबार इन द सेंस कि दिल्ली दरबार हो गया, ये इलाहाबाद वाला था तो इलाहाबाद में, तो यानी कि ये होता था कि अपना वाइसराय सब कुछ मिलता था, प्लस वहाँ से बाहर से फॉरेन से भी आता था मिनिस्टर उसका, तो सब आके एकदम दरबार लगाता था, तो समथिंग लाइक दैट। द प्रोक्लेमेशन प्रॉमिस द राइट ऑफ द इंडियन प्रिंस एंड डिस्क्लेम एनी एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। यानी कि अब क्या कहा, अभी तक 1857 तक में क्या चल रहा था, एकदम वार पूरा वार चल रहा था, जहाँ मन तहाँ जिससे मनुष्य सबसे लड़ रहा था। अब कहा कि जो प्रिंसली स्टेट है, जो प्रिंस है, वो सब अपना अधिकार, मतलब जो प्रिंस जैसे पहले रूल करता था वैसे ही रूल करेगा अपना, बस सब पहले ब्रिटिश के अंदर में आ ही गया तो किसके लिए। उसके बाद बोला कि ब्रिटिश अब किसी पे और अटैक करके अपने में नहीं जोड़ेगा। ठीक, इट आल्सो प्रॉमिस टू पे ए ड्यू रिगार्ड टू द एंशियंट राइट used and the custom of the people and follow the policy of justice, tolerance, religious tolerance। यानी कि अब जो भी चीज़ करेगा वो कस्टम या वो देख लिया क्या कि 1857 कितना बड़ा रिवॉल्ट हुआ पूरा। अगर रिवॉल्ट चलते रह जाता, अभी कुछ नहीं देता अगर इंडिया को, तो इसी वक्त आज़ाद हो जाता। लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ बोला कि चलो प्रिंस सबको बोला कि अच्छा चलो तुम लोग को एकदम दे देते हैं कि तुम लोग जैसे करता था रूल वैसे रूल करो, मतलब समझ रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन दे के तब उसके बाद कहा कि कोई भी कस्टम उस्टम है लोगों का तो वो आराम से फॉलो कर सकता है, कोई भी रिलीजन है, कोई धर्म जैसे क्रिश्चियनिटी में है तो एकदम टॉलरेशन के अनुसार आप मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए, एकदम जस्टिस वस्टिस चलेगा सब कुछ। It further declare all will be qualified to enter the administrative service on the basis of education and ability irrespective of race and creed। यानी कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो एग्जाम निकालेगा सबका हो जाएगा। It changed the designation of the Governor General of India to the Viceroy of India, who was directly representative of the British Crown in India। यानी कि वही जो गवर्नर जनरल है उसको वाइसराय बता दिए थे। The Minister of Bengal British government, a Secretary of State, was made responsible for the government of India। A 15-member Council of India was created to assist Secretary of State, abolish Board of Control। यानी कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, याद है पहले बताए थे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, तो उसको एकदम एबॉलिश करके ख़त्म कर दिया। अब क्या बनाया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया। ठीक, उसके बाद एक 15 मेंबर का काउंसिल बनाया जो कि असिस्ट करता अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ठीक, और जो भी डिसीजन होता था आर्मी का वही सेक्रेटरी ही लेता था उस स्टेट का। अब आज जाते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब इंडियन काउंसिल एक्ट। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट फील दैट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो इससे लगा कि चलो ज़रूरी है कि मतलब जो है थोड़ा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा इंडिया वाला लोग को भी लिया जाए, उसके बाद देखा जाए। तो बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस इन द लॉ मेकिंग।
process. It thus provided nomination of the India as non-official member, और टोटल 3 इन मेंबर, यानी कि अब जो है नॉमिनेशन से जो है 3 को इंडियन मेंबर को ले लेता है, ठीक, जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर रहेगा, ठीक। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द reinstating legislative power to the Bombay and Madras presidency। यानी कि अब क्या है कि डिसेंट्रलाइज हो गया, यानी कि पहले क्या था कि बंगाल को एज ए सेंटर बनाया, ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि बंगाल से उसके बाद सब कुछ चेंज वेंज करके देखा तो फिर हुआ कि अब जो है लेजिस्लेटिव पावर जो है बम्बई मद्रास सब का मतलब थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होगा, डिसेंट्रलाइज करना मतलब क्या हो गया कि अगर सेंटर है तो इस यहाँ से फोकस हो कि यहीं से सब जगह रूल करना, तो वो छोड़ के अब सब जगह एक सेक्रेटरी बना दिया, सब जगह सब कुछ करके, तो उस हिसाब से सब अपना अपना प्रेसिडेंसी जो भी था उस सबको अपने अपना लेजिस्लेचर पावर दिया गया, ठीक। वाइसराय कैनिंग started the portfolio system where the separate department were created head by the specific officer। यानी कि एज ए पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया, यानी कि डिफरेंट वर्क के लिए, जैसे फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है तो उसका एक अलग पोर्टफोलियो बना दिया, एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है उसका अलग पोर्टफोलियो बना दिया, कुछ रेलवे का देख रहा है तो उसका एक अलग पोर्टफोलियो बना दिया, ठीक। सबका अपना अपना सेपरेट डिपार्टमेंट हो गया और सबका एक हेड बनाया, ठीक। It led to the establishment of new Legislative Council of Bengal 1862, New North West Frontier Province 1866, पंजाब 1897, ये सब जो है बना कुछ नया लेजिस्लेटिव काउंसिल। To empower the viceroy to issue the ordinance without the concurrency of the legislative council during an emergency up to 6 month। यानी कि ऐसा हुआ कि और सब बात है कि चलो डिसीजन लेके ही लेगा, लेकिन ऐसा कर दिया कि वाइसराय के पास पावर दे दिया कि वाइसराय जो है ना किसी भी टाइप का लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर कुछ भी होता है ना तो ऐसा है कि वो 6 महीना तक का जो है कोई भी डिसीजन अपने मन से ले सकता है, यानी कि इसके पास एक टेम्पररी पावर दिया था 6 महीना वाला, कि अगर मान के चलिए कि कोई वार हो रहा है तो वहाँ पे है कि आप बैठ के काउंसिल वाउंसिल बना के तब कोई डिसीजन लेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको पावर दिया कि चलो तुम जो है जो बोल देगा वही होगा, लेकिन उस बात का वैल्यू बस 6 मंथ का ही रहेगा, ठीक। उसके बाद तब ये सब किस बात पे हुआ था, ये टोटल है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ये सब पॉइंट लिखा हुआ था, ठीक। अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। It increased the addition of non-official member in the center and provincial legislative council but maintain an official majority in them। यानी कि ये क्या किया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर जो भी था सेंटर में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस सबको बढ़ाया, लेकिन ऑफिस मतलब जो अफसर लोग का था एकदम जो ऑफिशियल था उस सब में जो है ब्रिटिश अपना मेजोरिटी ही रखा, मतलब कि समझ रहे हैं ना कि ऐसा दिया कि चलो आके तुम मतलब यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, एज ए नॉमिनेट कर लिया कि चलो अच्छा आप फ्रेंड्स हैं, आप हमको बहुत मदद किए थे तो आ जाइए, आपका बेटा है तो उसको भेज दीजिए यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करके ही सेंटर में भी थोड़ा लेजिस्लेटिव में भी वहाँ भी आके अपना बनाया। अच्छा लेजिस्लेटिव असेंबली समझ रहे हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल ये सब कुछ क्या होता है, होप कि समझ रहे होगे। It increased the function of the Legislative Council and gave them the power to discuss the budget and address question to the executive। यानी कि अब क्या दिया कि फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है फंक्शन में जो है इंक्रीज किया इस सब का मेंबर और प्लस इसका इन्फ्लुएंस को, और कहा कि आप जो है बजट और जो है एक्सिक्यूटिव फंक्शन को आप देख सकते हैं, मतलब आप कर सकता है, ऐसे बजट वजट पे नहीं बात कर सकता था। The act made a limited and indirect provision for the use of election in the fill up the non-official seat in the center and provincial legislative council। However, the word election was not used in the act। यानी कि अब क्या है कि अब एक्ट बनेगा जो कि made a limited and indirect provision for the use of the election in the filling up the non-official seat। अभी क्या बताए थे कि नॉन ऑफिशियल सीट जो हुई था उसमें क्या क्या करता था कि मान के चलो यही पे राजा को बेटा है उसको अपना ले लिया एज ए नॉमिनेशन पे जा रहा था,
लेकिन थोड़ा बोल दिया कि एज ए इलेक्शन वर्ड नहीं यूज किया, लेकिन ऐसा कहना था कि जो ज़्यादा पॉपुलर होगा लोगों के बीच में उस सबको लेना चाहिए, कुछ इस ढंग से बोला। ठीक, तो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, या इसको कर लीजिए मॉर्ले और मिंटो का रिफॉर्म। ठीक, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म नाम से फेमस है यह। इट मेड द प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन फॉर द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड मेंबर वेयर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज which considered of the privileged people like the landlord, rich trader, merchant, local bodies, group of teachers, etc. ठीक, ये क्या हुआ कि अब जो प्रोविजन ऑफ इलेक्शन होगा वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर वेयर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो इलेक्टेड मेंबर होगा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा इलेक्टोरल कॉलेज से, विच कंसिस्ट ऑफ द प्रिविलेज पीपल, लाइक जो प्रिविलेज पीपल है उसका, जैसे लैंडलॉर्ड हो गया अमीर अमीर, या कोई ट्रेडर अमीर ट्रेडर हो गया, मर्चेंट हो गया, लोकल बॉडीज़ में कोई पावरफुल आदमी हुआ, या फिर ग्रुप ऑफ टीचर्स लोग हुआ, ये सब दे सकता था। यानी कि यूनिवर्सल लेवल फ्रेंचाइजी नहीं था कि जो सब आके दे सके। द ऑफिशियल मेजोरिटी वाज एबॉलिश इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट इट वाज रिटेन्ड इन द सेंट्रल असेंबली। यानी कि ऑफिशियल मेजोरिटी जो है एबॉलिश कर दिया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो प्रोविंस में होता था उसमें जो है ऑफिशियल मेजोरिटी हटा दिया। यानी कि अब जो है मतलब ब्रिटिशर से ज़्यादा भी इंडियन हो सकता है। ठीक, और यहाँ पे क्या किया कि सेंट्रल असेंबली में अभी भी अपना मेंटेन किया कि नहीं ब्रिटिशर ही ज़्यादा रहेगा। ब्रिटिशर अथॉरिटी इंट्रोड्यूस ए practice of discussing budget item and the Indian members were allowed to vote on separate budget item as supplementary question and introduce resolution। यानी कि वही है कि अपना अब बजट वाला जो भी चीज़ होगा उस पर भी वोट कर सकता है, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है और अपना रिजोल्यूशन प्रस्तुत कर सकता है, ऐसा कुछ अपना बात विचार। दे आल्सो इंट्रोड्यूस ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, मिंटो नोन एज द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। यानी कि ऐसा क्या किया कि मिंटो जो है आया, उसके बाद जो है सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया। यानी कि अब हिंदू है तो हिंदू अपना हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम को वोट देगा, समथिंग लाइक दैट। द इनकम क्वालिफिकेशन ऑफ द मुस्लिम वाज केप्ट लोअर देन द अदर कम्युनिटी। मुस्लिम का जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगा, मतलब मान के चलिए कि इसमें है कि जो 10,000 कमाता है वो वोट किया। ठीक, लेकिन मुस्लिम में कर दिया कि चलो जो 7,000 कमाता है वो लोग वोट कर सकता है, कुछ ऐसा। अब वन इंडियन मेंबर वाज टू बी एडेड टू द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट मेंबर टू होल्ड द पोजीशन। यानी कि अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना था तो उसमें जो है अब है कि एक इंडियन मेंबर को भी ऐड कर लेना है, तो अब कहा कि चलो अब एक इंडियन मेंबर को ऐड कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है पहला मेंबर है जो कि इस पोस्ट पे आया। The provision of the Government of India Act 1909 could not satisfy the aspiration of the moderate leader। यानी कि moderate leader जो सब कुछ चाह रहा था वो नहीं मिला। They opposed the creation of separate electorate on the basis of religion। वो जो separate electorate बनाया तो वो नहीं चाहता था moderate सब। याद है ना कि moderate क्या बताए थे और extremist क्या बताए थे। दे 10 दिन बाद पढ़ेगा तो सभी होगा ही। They were also disaffected by the statement of Morley that they have no intention in forming a parliamentary system in India। यानी कि मॉर्ले बोला कि हमको कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं बनाने का मन है, बस
ऐसे ही चलेगा बिना पार्लियामेंट्री सिस्टम का ही, जो कि सबको नहीं पसंद पड़ा। फिर लगता है दिल्ली दरबार 1911। द फाइनली resignment of the Indian leaders was addressed in 1911 on the Grand Delhi Darbar, in which King George V announced the annulment of the partition of Bengal, यानी कि इसमें बंगाल पार्टीशन का अनाउंसमेंट करता है। But with the creation of the two separate states, that is Bihar and Orissa, creation of Bihar and Orissa are as separate province from Bengal in 1912. It further announced the shift of the British capital from Calcutta to Delhi, यानी कि इसमें क्या हुआ था दिल्ली दरबार में कि बोला कि चलो बंगाल से अब जो है बिहार और उड़ीसा अलग हो जाएगा, और जो कलकत्ता में कैपिटल था, ब्रिटिश लोग अभी तक देख रहे थे ना कि कलकत्ता में घूम रहा था, तो अब आ गया दिल्ली में। अब हम लोग पढ़ते हैं होम रूल लीग, होम रूल मूवमेंट। ठीक, तो देखो तुम क्या कर सकते हो, ऐसा करना कि जितना भी पढ़ रहे हो इसको बस थ्रू आउट जो है याद करते जाओ और पॉइंट टू पॉइंट इसे मार्क करते जाओ, और कुछ पॉइंट अगर लगेगा कि नहीं लिखा हुआ है तो जब तुम भी नोट्स बनाओ तो ऐसे करके यहाँ पे वन थर्ड है नहीं बट वन थर्ड स्पेस छोड़ दिया करो, जिससे कि मान चलो कि PYQ में कुछ फैक्ट जैसा पॉइंट यहाँ पे नहीं है तो बस यहाँ पे तुम यही नोट डाउन कर लोगे। यहाँ पे जैसे होम रूल मूवमेंट है तो बस यहाँ पे अगर बाई चांस कुछ मिल जाता है वैसा फैक्ट जैसा कि PYQ में पूछा हुआ है, क्योंकि ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो कोई अंत है नहीं, तो अगर कुछ ऐसा मिल जाता है तो उसको ऐड कर दिया करो। यहाँ पे साइड में थोड़ा स्पेस रखोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली हमको लगता है कम ही लिखना पड़ेगा, तो इसलिए इतना सा ही स्पेस सब जगह छूटा हुआ होगा। अब आते हैं होम रूल मूवमेंट में। It was the Indian response to World War I in the less charged manner but more effective way that the गदर मूवमेंट, यानी कि जो गदर मूवमेंट था उससे थोड़ा मोर इफेक्टिव था। और ये क्या हुआ था कि वही वर्ल्ड वार 1 चल रहा था तो उसी बेसिस पे निकाला था। फॉर्म इन 1913, मतलब ये गदर मूवमेंट क्या था कि वो 1913 पंजाबी इमिग्रेंट जो है USA कनाडा हेडक्वार्टर था और इसका, और सैन फ्रांसिस्को युगांतर, लाला हरदयाल, सोहन सिंह, भटना, सोहन सिंह भकना, तारकनाथ दास, ये सब जो है। और फिर न्यूज़पेपर कौन सा चला है, जर्नल कॉल गदर, गदर नाम से जाना था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि आर्मी मिलियन ब्रिटिश का अगेंस्ट जो है 1915 में फैल हो गया, क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया गया। ठीक, 1914 में क्या हुआ, तिलक वाज रिलीज फ्रॉम द ब्रिटिश कैपेबिलिटी एंड स्टार्टेड टू लीक द स्टेप ऑफ रेंडर इंटरनेशनल कांग्रेस। 1915 में तिलक डिसाइडेड टू स्टार्ट द होम रूल मूवमेंट इन एडिशन टू एनी बेसेंट who had also wanted to run a home rule league on the line of the Irish Home Rule League, मतलब जो आयरिश का होम रूल लीग था उसके बेसिस पे एनी बेसेंट भी चल रहा था। तो एनी बेसेंट प्रोपेगेटेड आइडिया थ्रू हर न्यूज़पेपर। अब एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर कौन था, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। फैक्टर लीडिंग टू द होम रूल मूवमेंट, अब फैक्टर क्या क्या था इसका कि आफ्टर 1907 में सूरत स्प्लिट, बोथ द फंक्शन वेयर इन डिसएडवांटेजियस पोजीशन, यानी कि जो सूरत में स्प्लिट हुआ था ना नेशनल कांग्रेस का, याद है, तो उस पर हुआ कि उससे जो है दोनों नुकसान में था कि अपने अपने लड़के अलग हो गया, लड़के तो नहीं अलग हुआ लेकिन हाँ अलग हो गया। अब ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 रिक्विजिशनिंग ऑफ द फूड सप्लाई पार्टिकुलरली सीरियल लेड टू द इन्फ्लेशन इन फूड, यानी कि अब क्या हुआ कि वर्ल्ड वार 1 में जो है अब खाना का सप्लाई यहाँ से करेगा तो फिर उसी हुआ कि अनाज उनाज इस सब का इन्फ्लेशन दाम बढ़ गया सब फूड का। कैश क्रॉप लाइक जूट सफ़र द एक्सपोर्ट डिक्लाइन, यानी कि अब जब भी वार होगा तो खाना पीना तो लोग ज़्यादा प्रेफर करेगा कि कपड़ा वपड़ा पहनना, तो अब ऐसी बात है तो सब जो जूट का जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो सब डिक्लाइन हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो ड्यू टू द लॉस ऑफ द यूरोपियन मार्केट एंड देयर वाज नो रिलीफ इन टैक्सेशन, और टैक्स में कोई रिलीफ दिया नहीं, तो इसके कारण जो है थोड़ा बहुत गुस्सा था। अब है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 1 द एश्योरेंस ऑफ द सेल्फ रूल गिवन बाय द ब्रिटिश प्रेसिडेंट सीम्स टू ए ब्लेंडेड लाई, और बोला था कि इंडिया को बोला सबको कि चलो तुम अभी हमको वर्ल्ड वार 1 में लड़के जिता दो,
तो हम तुम लोग को अपने से रूल करने का दे देंगे कि हाँ चलो तुम लोग रूल कर लेगा, यानी कि आज़ादी टाइप का बात किया, लेकिन एक्चुअल में नहीं दिया। देयर वॉज डिसइल्यूजमेंट विद द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इन 1909। और डिसइल्यूजमेंट है जो कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में है बहुत सारा चीज़, जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट का बात कर दिया था, तो ये सब बात नहीं अच्छा लग रहा था सबको। अब है लीग। द तिलक सेटअप ए होम रूल लीग इन अप्रैल 1916 which was restricted to Maharashtra, Central Province, Karnataka and Berar. It has 6 branch and was highly organized। ऐसा था कि इसका 6 गो ब्रांच था और सब जो है हाईली ऑर्गेनाइज था, क्योंकि बहुत कम जगह पे था, बहुत कम जगह नहीं लेकिन फिर भी बस इतने जगह पे था। तिलक डिमांड्स इंक्लूडेड स्वराज्य, फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट एंड एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये सब इसका डिमांड था तिलक का। अब है एनी बेसेंट सेट अप द लेजिस्लेटिव इन द September 1916 in the rest of the India including Bombay. It had 200 branch. It was loosely organized than the तिलक लीग। अब ऑब्वियस सी बात है, उसका 6 ब्रांच है, इसका 200 ब्रांच है, वो बस 3 जगह पे है, फैला हुआ है, ये पूरा इंडिया में फैला हुआ है। जॉर्ज आर अर्नडॉल वाज द सेक्रेटरी था इसका, और CP रामास्वामी अय्यर जो है एंड BP वादिया वेयर द नोटेबल लीडर ऑफ हर लीग, लेटर ज्वाइन बाय द मोतीलाल एंड द जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, CR दास, ये सब बाद में ज्वाइन किए। द मेंबर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले ज्वाइंट होम रूल लीग। पता है ना गोपाल कृष्ण गोखले, जो गोपाल कृष्ण है कौन है? गांधी जी के पॉलिटिकल एडवाइजर यही थे, पॉलिटिकल में गांधी जी की यही लाए थे, तो याद रखने का। They wanted to promote the political, एक सेकेंड, They wanted to promote the political education and awaken people through the discussion. Public awakening people through the discussion, public meeting, organization, libraries, reading room, propaganda through the pamphlet, poster, also street play. They also collected fund to increase its membership। यानी कि जो है इस ढंग से जो है अपना प्रमोट किया कि चलो पेपर बांट दिया, कुछ रीडिंग रूम बना दिया, लाइब्रेरी बना दिया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, पब्लिक मीटिंग बनाया, कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया, पैम्पलेट, ये सब कुछ, स्ट्रीट प्ले यानी कि नाटक उटक किया, और जो है फंड इंक्रीज करने के लिए अपना अजय की ज्वाइन कीजिए, कुछ मेंबरशिप फी ले लिया कि चलो आप 1 रुपया दीजिए और ज्वाइन कीजिए, तो 1 रुपया भी जोड़ा, कुछ इस ढंग का। अब 1 रुपया था नहीं, बस बता रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे यूट्यूब पर मेंबरशिप एक आदमी लेता है ना। British response। The Britisher came down with the several repression, particularly in Madras। यानी कि अब सब जो नाटक कर रहा था इस बात पे जो है आया ब्रिटिशर, तो सब इसको मार थकचेगा ना। A cause was resistant against Tilak which was defended by the Jinnah। In 1917 Annie Besant Wadia and the Arundale were arrested by the Britisher। It led to the chain of reaction in India। In a gesture, Dr. S. Subramanya Iyer renounced the knighthood title। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि नाइटहुड टाइटल जो है कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है दे दिए थे जलियांवाला बाग 1919 के बाद। फिलहाल तो अभी याद रखो कि डॉक्टर सुब्रमण्य अय्यर पूछेगा तो फिर वो दे देना, बात बता देने का कि कब गया था, जब 1917 में ब्रिटिशर अगेंस्ट आया था तब। द गवर्नमेंट रिलीज द बेसेंट इन September 1917 एट द high of the popularity and became the president of Congress in 1917।
अब वो अरेस्ट किया था इसको, तो बस इसी बात पे कि पॉपुलर तो थे ही, पूरा एकदम हल्ला गुल्ला मच गया। तब हुआ कि इसको छोड़ दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। तब है कि प्रेसिडेंट बना दिया गया इनको कांग्रेस का 1917 में। अब आते हैं आगे, फेडिंग आउट ऑफ होम रूल मूवमेंट। अब कैसे होम रूल मूवमेंट जो है ख़त्म हुआ। Declaration of the British Parliament Prime Minister in 1917. The aim of the British authority is to establish a responsible government in India. A committee was constituted under the chairmanship of Secretary of State Montesquieu in order to provide responsible government to the Indians. यानी कहा कि 19 ब्रिटिश पीएम बोला कि ब्रिटिश अथॉरिटी के अंदर जो एस्टेब्लिश करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में, उसके लिए एक कमेटी बनाया जाए और कंस्टिट्यूट करेगा चेयरमैनशिप और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेस्क्यू ऑर्डर दिया कि जो है रिस्पॉन्सिबल इंडियन गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक, ये सब कुछ बात हुआ। इसी पे आता है बाद में जाके साइमन कमीशन टाइप का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या हुआ। In July 1918, the reform were made public. Annie Besant accepted it, withdraw her home rule agitation. In 1918, Tilak went to the London to file a suit against the Valentine Chirol, जो भी है, who claimed Tilak was father of Indian unrest. ठीक, मतलब कि ये क्या कहा कि ये जाके पूरा एकदम प्रचार प्रसार कर दिया कि जो भारत में अनरेस्ट हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबल तिलक ही है। तो ये लंदन में जाके इसी पे केस कर दिए कि मेरे बारे में बुरा भला बोलता है, मेरा छवि खराब करता है। तिलक वाज अवे फ्रॉम द सेवरल मंथ, मतलब इससे दूर रहा। हिज होम रूल फंक्शन बिकम डिसफंक्शनल, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जब लीडर ही नहीं रहेगा तो डिसफंक्शन होगा ही। दूसरा बात कि एनी बेसेंट को भी वो देखा तो मतलब सुनी सब कुछ, तो एनी बेसेंट भी एक मान ली कि चलो ठीक है, वो भी अपना वापस ही ले ली। तब हुआ क्या, अब देख लेते हैं कि होम रूल मूवमेंट का फ़ायदा क्या क्या हुआ। इट क्रिएट ए लार्ज ग्रुप ऑफ अर्डेंट नेशनलिस्ट स्पेशली इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। इससे हुआ क्या कि एक ग्रुप जैसा बन गया कि चलो भाई, कि जैसे कि अब महात्मा गांधी अगर इस टाइम पे आ जाते हैं, तब ऐसा था कि नेशनलिज्म जैसा जो है वो तब था नहीं पॉपुलर, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उनको ग्रुपिंग करने में प्लस कौन लोग आएगा नहीं आएगा ये सब करने में दिक्कत होगा। लेकिन एक बार ये मास मूवमेंट टाइप का हो चुका है, मतलब इतना लोग सब ज्वाइन किया, एकदम पॉपुलर, सब समझा इस बात को, तो ग्रुपिंग हाँ, प्लस ऐसा क्या है कि एकदम गांव तक ये बात पहुंच गया। तो चलो कि अब कुछ ये लोगों में अवेयरनेस टाइप का बात फैल गया। ठीक, इट आल्सो फैसिलिटेड द रीच ऑफ द प्रिंट मीडिया टू द हिंटरलैंड। अब वो किया क्या कि हिंटरलैंड होता है वो लैंड लॉक्ड वाला टाइप का जो होता है ना, बाद में पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी में होगा। ठीक, तो हिंटरलैंड मतलब कि एकदम गांव दराज दूर दूर तक है जो है, सब जगह प्रिंट मीडिया जो है रीच कर चुका था, मतलब उससे जो है पहुंच गया। अब है, इट प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म ऑफ द मास मूवमेंट इन द सब्सिक्वेंट फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। ये एज ए मास मूवमेंट का जिस तरफ प्लेटफॉर्म बना दिया, तो वही बताए ही पहले ही। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, इंटरनेशनल कांग्रेस 1916। This session led to the reunification of the two branches of the Congress, and for the first time the Muslim League joined Lucknow session, which led to the Lucknow Pact। यानी कि हुआ क्या कि वो जो सेपरेट हुआ था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो उसमें हुआ कि अब दोनों मिल गया, उसके प्लस मुस्लिम लीग भी जो है ज्वाइन कर लिया इसको, लखनऊ पैक्ट होता है इसमें। अंबिका चंद्र मजुमदार वाज प्रेसिडेंट। अब हाँ, ऐसा है कि बहुत सारा जो है ना कांग्रेस का सेशन हुआ कहीं कहीं, जैसे लाहौर सेशन, लखनऊ सेशन, सूरत सेशन, गया सेशन, ऐसे ही कर करके। तो उस सब का याद, मतलब थोड़ा नाम याद रखना है, प्रेसिडेंट कौन था और उसमें क्या इम्पोर्टेंट हुआ था, कुछ ऐसे। ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, उसके बाद फिर कांग्रेस या जो भी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट। और लखनऊ पैक्ट के जो चीफ आर्किटेक्ट था वो मोहम्मद अली जिन्ना था।
कांग्रेस एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, यानी कि अब मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए मान गया. इट आल्सो एक्सेप्टेड द मुस्लिम शुड हैव 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, यानी कि 1/3 जो है मुस्लिम के लिए रिजर्व रहेगा. और देयर शैल बी ए सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, और जो है सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में रहेगा. दे डिमांडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबली, और जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबली में जो है नंबर इंक्रीज करने का हुआ. अब निगेटिव इफेक्ट क्या हो गया लखनऊ पैक्ट का. इट वाज बिलीव दैट द हिंदू एंड मुस्लिम आर सेपरेट इंटिटीज या इलेक्टोरेट्स. ठीक है, मतलब कि एज ए हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गया कि चलो हिंदू है तो हिंदू को वोट दे रहा है, मुस्लिम तो डिवाइड एंड रूल जैसा बात हो गया. It may also lead to the domain effect whereby the other community may also demand the separate electorate for themselves. It was like opening a gateway for the further communalism. यानी कि अब हिंदू हिंदू को वोट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा, सिख उठेगा कहेगा नहीं हमको भी चाहिए, सिख सिख को वोट करेगा, क्रिश्चियन क्रिश्चियन को वोट करेगा, इससे करके बात चलेगा. तो ये सही नहीं है, एकदम कम्युनलिज्म फैल जाएगा. अब है मोंटेस्क्यू स्टेटमेंट ऑफ 1917. ही डिक्लेयर दैट द इनम था, मतलब मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था ना, तो वही मोंटेस्क्यू होगा, मोंटेगू है. He declared that the British government in India for the increasing the participation of Indian in every branch of administration, यानी क्या है इंडियन के मेंबर को जो है पार्टिसिपेशन बढ़ा देने के लिए. एंड द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट में जो है धीरे धीरे आप ये लोग को गवर्नमेंट का सिखाएगा, मतलब आकर ज्वाइन करवाएगा कि चलो ठीक है. सिस्टम विद द ओवरऑल रियलाइजेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जो है इंटीग्रल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएगा. नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम वाज गिवन एंड आल्सो इट वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिसाइड द नेचर एंड द टाइमिंग ऑफ द एडवांस, यानी कि जो भी है उसका कुछ नहीं बताया कि चलो अगले साल तक तो बना देंगे या फिर अभी बना देंगे, इससे करके ये एज ए एम्बिग्विटी छोड़ दिया कि अपना जब मन होगा तब, और ब्रिटिश जब चाहेगा ब्रिटिश अपने अनुसार इसको चेंज करेगा. सब समझ रहे हो ना, सब कुछ ब्रिटिश अपने मन का करेगा. आगे आएंगे तो ये सब बात याद रखना. मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मोंटेग्यू मोंटेस्क्यू क्यों बोलते हैं पता नहीं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. It introduced diarchy in the province, which means the rule of two, that is executive council and the popular minister. It divided subject into category. यानी कि प्रोविंस में जो है अब डायरकी ला दिया कि यानी कि दो ढंग से जो है अब चलेगा. तो इसको जो है ना अपना अपना फंक्शन को जो है रिजर्व और ट्रांसफर्ड ये देख के ही बता सकते हो कि किसको क्या मिला होगा. मतलब ऐसा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यानी ब्रिटिश मेंबर ज़्यादा रहेगा और एज ए पॉपुलर मिनिस्टर उस रहेगा. तो अब देखो रिजर्व लिस्ट में क्या है, फाइनेंस है यानी कि रुपया पैसा देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर यानी कि पुलिस वुलिस ये सब कुछ को करेगा, लैंड रेवेन्यू यानी टैक्स वैक्स वसूली करेगा, और ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर देखने के लिए जो है इरिगेशन है तो इरिगेशन देखेगा. तो बता सकते हो ये सब किसके हाथ में रहेगा, ऑब्वियसली ब्रिटिश अपने हाथ में रहेगा. और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट ये सब को क्या दिया, हेल्थ, कि तुम लोग जो है दूसरा के हेल्थ वेल्थ हर सब कुछ देखेगा, हॉस्पिटल एडुकेशन स्कूल देखेगा, इंडस्ट्री कहाँ क्या बनेगा वो सब ने, लोकल गवर्नमेंट गाँव का ये सब कुछ देखेगा एक लोकल लेवल पे. उसके बाद एग्रीकल्चर खेती उती देखेगा. ठीक, अब देखो इंडस्ट्री बैठाना है तो उसके लिए पहले फाइनेंस तो होना ही चाहिए. तो बस यानी कि सिर्फ बता सकता है कि बताता था कि इंडस्ट्री या फिर पहले से इंडस्ट्री है, बस उसमें एज ए वर्क टाइप का वर्कर लोग का देखा देखी वो सब काम करता था. ठीक, अब आ जाते हैं रिजर्व सब्जेक्ट वेयर टू बी लुक्ड आफ्टर द गवर्नमेंट थ्रू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ट्रांसफर सब्जेक्ट टू लुक आफ्टर बाय द पॉपुलर मिनिस्टर, द मिनिस्टर वेयर रिस्पॉन्सिबल. ये तो बेसिक बात था, इससे भी पता चल जाता है, पहले ही बता दिया. Minister were responsible for the legislature but not executive council. In the case of failure of the constitutional machinery in the province, the government take order to administer transfer subject also. यानी कि ये जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है ये सब ऐसा है कि अगर ठीक से काम नहीं किया यानी कि कोई चीज़ फंक्शन नहीं किया तो ऐसा है कि ये लोग आएगा यहाँ से इस सब को भी अपने अंडर ले लेगा. ठीक, ऐसा कुछ है नहीं कि इसको दे दिया तो अपना मनमौजी करेगा. Bicameral legislation was introduced in the central level. A system of the communal electorate was further
एक्सटेंडेड टू द सिख एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। यानी कि बाइकैमरल लेजिस्लेशन आ गया। यानी कि बाइकैमरल क्या होता है, बताया ही था तुमको कि बाइकैमरल क्या होता है कि एक, जैसे कि बाइकैमरल क्या हुआ, जैसे बिहार हो गया एज ए बाइकैमरल हो गया, जैसे लोकसभा राज्यसभा एज ए बाइकैमरल हो गया, यानी कि दो टाइप का रहेगा। ठीक, अब कम्युनल इलेक्टोरेट क्या हो गया, कम्युनल इलेक्टोरेट हो गया कि एज ए हिंदू मुस्लिम ये सब जो रिलीजन बेसिस पे था, तो कम्युनल इलेक्टोरेट भी पहले बता चुके हैं। तो अब ऐसा हुआ कि उसको पहले हिंदू मुस्लिम के बीच में था, अब क्या कि सिख भी सिख को देगा और एंग्लो इंडियन जो है वो एंग्लो इंडियन भी देगा। एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं कि मान के चलो कि इसके पिताजी मतलब माता इंडियन है, पिताजी फॉरेनर है, या इसका जो है पिता माता फॉरेनर है, यहाँ का इंडियन है, तो ऐसा कुछ ये दोनों का शादी हुआ तो उसका जो बच्चा आएगा वो सब जो भी होगा तो सब एज एंग्लो इंडियन होगा। वोमेन वेयर आल्सो गिवन द राइट टू वोट। अब जो है इस टाइम पे जाके वोमेन को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। फाइनली ये पन्ना ख़त्म हो गया। अब इसके आगे का पढ़ेंगे।